नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जयपुर ऑनलाइन क्लास में। और आज हम राजस्थान प्रशासनिक सेवा से संबंधित जो परीक्षा ली जाती है RAS राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्ज़ाम, उसका 2021 का पेपर 27/10/2021 को जो पेपर हुआ था प्री RAS परीक्षा में 3 चरण होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। इन 3 चरणों को क्वालिफाई करने के बाद मेरिट के आधार पर आपको पदों का आवंटन किया जाता है। RAS प्री परीक्षा में 150 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, और उन 150 क्वेश्चन की कट ऑफ के आधार पर 20 गुना पास किया जाता है मेंस के लिए। तो आज हम 2021 का जो प्री का एग्ज़ाम हुआ था 27/10/2021 को, उसकी फाइनल आंसर की के आधार पर इस पेपर का सॉल्यूशन करवाएंगे आपको, क्योंकि भविष्य में आपको ये पता रहे कि RAS प्री का पेपर किस प्रकार से आता है, क्या सवाल पूछे जाते हैं और आप किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं, इसमें आपको सहायता मिलेगी। तो आज का पेपर 2021 RAS प्री का है और फाइनल आंसर की के आधार पर हम सॉल्यूशन करवाने जा रहे हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसमें आप देख सकते हैं पेपर में 150 क्वेश्चन आते हैं। सब्जेक्ट का नाम है GK और GS, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस। ये 3 घंटे का पेपर होता है और अधिकतम 200 अंक यानी 200 नंबर का पेपर होता है। 3 घंटे का समय दिया जाता है और कुल प्रश्नों की संख्या इसमें 150 होती है, 150। तो इस पेपर का पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें एक साइड में इंग्लिश में प्रश्न लिखा हुआ होता है और दूसरी साइड में हिंदी में ये प्रश्न छपे हुए होते हैं। तो आज का इस पेपर का पहला प्रश्न है, रूमा देवी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। रूमा देवी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये उस समय के करंट के आधार पर सवाल पूछा गया था। रूमा देवी जो बाड़मेर की है, उसको राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी किया गया है और ये बहुत बड़ी हस्ती हो चुकी है, अपने कार्य क्षेत्र के आधार पर जानी जाती है। तो रूमा देवी के बारे में 4 कथन लिखे गए, इनमें से सही नहीं है ये अपने को पता करना है। तो वह हस्तशिल्प के क्षेत्र में जानी जाती है, बिल्कुल ऑप्शन 1 सही है। वह जसरापुरा खेतड़ी गांव में पली बढ़ी है, नहीं ये गलत है, वह बाड़मेर क्षेत्र से बिलोंग करती है। ऑप्शन नंबर 3, उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जी बिल्कुल। उन्होंने हजारों महिलाओं को रोजगार बढ़ावा देने में अहम भागीदारी निभाई, ये भी बिल्कुल सही है। सिलाई मशीनें लगाकर उन्होंने कई महिलाओं को रोजगार दिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये रूमा देवी से कथन मेल नहीं खाता है। जसरापुरा खेतड़ी गांव में पली बढ़ी नहीं है, वह बाड़मेर क्षेत्र से बिलोंग करती है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें पूछा है कि रूमा देवी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो बाकी 3 ऑप्शन सही है उनके बारे में और ऑप्शन नंबर 2 गलत है उनके बारे में। तो पर्सन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। आप पर्सन को अच्छी तरह से समझें, क्या पूछा गया है, उसके आधार पर आप पर्सन का आंसर देने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन RAS 2021 में जो पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2, बखना जी, संतदास जी, जगन्नाथ दास जी और माधवदास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के साथ था। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए। बखनाथ जी, संतदास जी, जगन्नाथ दास जी, माधवदास जी नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के साथ था। तो इसमें ऑप्शन नंबर होगा 1 सही। ऑप्शन नंबर 1 दादू पंथ से। इन सभी संतों का संबंध दादू पंथ से रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो ये काफी बड़ा प्रश्न है। ऊपर लिखा हुआ है त्योहार सूची 1 में, और नीचे लिखी गई है उत्सव की तिथि माह, यानी कि कौन सा त्योहार कौन सी तिथि या महीने में मनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं बूंदी की कजड़ी तीज। बूंदी की कजड़ी तीज कब मनाई जाती है। तो ये मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया। भाद्रपद कृष्ण तृतीया यानी कि 1 को मिलाओ 1 से। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बूंदी की कजड़ी तीज मनाई जाती है। फिर है होली। तो होली फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है, सबको पता है। 20 को मिलाओ 2 से। फिर देखिए पर्युषण पर्व है, तो ये आता है भाद्रपद माह में, इसको मिलाओ 3 से। और फिर है गणगौर। गणगौर ये चैत्र माह में मनाया जाता है, D को मिलाओ 4 से। अब नीचे ऑप्शन में मैच खाइए आप कि कौन सा ऑप्शन
किससे मिल रहा है? तो ए को 1 से, बी को 2 से, सी को 3 से और डी को 4 से। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में देखिए आप, ए को 1 से मिलाया हुआ है, बी को 2 से मिलाया हुआ है, सी को 3 से मिलाया हुआ है और डी को 4 से मिलाया हुआ है। इस टाइप के प्रश्न करने का ये तरीका होता है, आपको पता चल गया होगा दोस्तों। इस टाइप के प्रश्न आरएस प्री परीक्षा में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं, मिलान करने वाले अलग अलग विषय में। तो पता चल गया होगा ये आंसर हमने किस प्रकार निकाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? अगर किसी ने जैन धर्म अच्छी तरह से पढ़ा है तो वह क्वेश्चन आसानी से कर सकता है इसको। इसमें सीधा सीधा पूछा गया है कि कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। इसमें 4 सिद्धांत लिखे गए हैं और नीचे कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। अनेकांतवाद, सर्वस्तिवाद, शून्यवाद और शादवाद। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। सिर्फ अनेकांतवाद और शादवाद जैन धर्म से संबंधित है। अनेकांतवाद और शादवाद जैन धर्म सिद्धांत है। जैन धर्म सिद्धांत कौन कौन से हैं इनमें से? अनेकांतवाद और शादवाद। तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 जिसमें लिखा हुआ है वह ऑप्शन नंबर 1 है। तो इस टाइप के प्रश्न करने का आपको पता चल गया होगा किस प्रकार से करते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो प्रथम बार आरएस मेंस या प्री आरएस परीक्षा की तैयारी कर रहा है उसको पता चल जाए कि आरएस परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और उन्हें किस प्रकार हल किया जाता है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है? यह कला संस्कृति से संबंधित टॉपिक है। राजस्थान की कला संस्कृति, रीति रिवाजों में आणो क्या है? आणो क्या है? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन क्या है। कुआं पूजन है ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 है दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाना। विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना। या ऑप्शन 4 है जल जूलनी की एकादशी पूजा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, इसे आणो कहा जाता है। राजस्थान के रीति रिवाजों से संबंधित ये प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 मिलान करने वाला पूछ लिया है। सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में जो स्वतंत्रता आंदोलन में अलग अलग षड्यंत्र केस हुए और उनसे संबंधित जो दोषी थे, जो नेता थे, वे दिए गए हैं सूची 2 में और इनका मिलान करना है अपने को। इनका मिलान करना है। तो आप देख सकते हैं हावड़ा षड्यंत्र केस, हावड़ा षड्यंत्र केस, ये इससे संबंधित जो नेता थे वे थे जतींद्रनाथ मुखर्जी। जतींद्रनाथ मुखर्जी, 1 को मिलाओ 3 से। फिर है लाहौर षड्यंत्र केस, ये थे राजगुरु। लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित थे राजगुरु। फिर है दिल्ली षड्यंत्र केस, इनसे संबंधित है मास्टर अमीर चंद। 1 सी से 1 को मिलाओ। फिर है अलीपुर षड्यंत्र केस, अलीपुर षड्यंत्र केस, तो इससे संबंधित है अरविंद घोष। डी को मिलाओ 2 से। अब आप ऑप्शन में देख सकते हैं 1 2 3 चारों ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि 1 को 3 से किस में मिलाया, तो ऑप्शन नंबर 3। 1 को 3 से सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में मिलाया। कभी कभी आपका लक अच्छा काम कर जाता है कि आपको ऐसा ऑप्शन मिल जाता है डायरेक्ट ही जिसमें सिर्फ आपको इन मिलान करने वालों में अगर एक भी पता हो और वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में मेल खा रहा हो तो वो सीधा सा आपको पता चल जाता है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पता चल गया होगा दोस्तों आपको कि इस टाइप के प्रश्न को हल कैसे किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7वां है, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 में राजमुंद्री सोशल रिसोर्स एसोसिएशन स्थापित किया गया था। आप प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए वीडियो रोक कर प्रश्न अच्छी तरह पढ़े, उसके बाद उसका आंसर देने की कोशिश करें।
तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। वीरेशी लिंगम द्वारा विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापित वीरेशी लिंगम द्वारा की गई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलोर में कब और किन के प्रयासों से हुई? प्रश्न नंबर 8वां अच्छा क्वेश्चन है साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट के लिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलोर में कब और किन के प्रयासों से हुई? तो इसमें एक प्रश्न तो ऐसे बन जाता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ है, कौन से शहर में है? बेंगलोर में। और कब और किन के प्रयासों से हुई? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 1909 में जमशेदजी टाटा द्वारा 1909 में जमशेदजी टाटा द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलोर में 1909 में जमशेदजी टाटा द्वारा की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया। 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया गया और जेल गई। यह अच्छा क्वेश्चन है, डिटेल क्वेश्चन है। जिसने 1800 भारत के क्रांति जो आंदोलन हुए, किसान आंदोलन और अन्य स्वतंत्रता आंदोलन जो सविनय अवज्ञा आंदोलन सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा किया गया, उन सब में भाग लिया गया महिला के बारे में पूछा गया है। तो जिसने डिटेल पढ़ा है वही इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर है रमा देवी। रमा देवी ऑप्शन नंबर 1। रमा देवी उस महिला का नाम है जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया, 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल भी गई। ऑप्शन नंबर 1 रमा देवी। क्वेश्चन नंबर 10, वही प्रश्न वापस रिपीट हो गया है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करने वाला। इसमें आप एक साइड में तीर्थंकर लिखे गए हैं, जैन धर्म के तीर्थंकर है, और उसके बाद दूसरी साइड सूची में उनके संज्ञान जो चिन्ह टाइप में मान सकते हैं किस पशु या पक्षी से उनका संबंध रहा है। तो आप देख सकते हैं पार्श्वनाथ जी पार्श्वनाथ जी का संबंध किससे रहा है? पार्श्वनाथ जी का संबंध रहा है सर्प से। 1 को मिलाइए आप 3 से। आदिनाथ जी का संबंध रहा है वृषभ से। 2 को मिलाइए, मतलब बी को मिलाइए 1 से। फिर है महावीर भगवान का संबंध रहा है सिंह से। सी को मिलाइए 2 से। और फिर है शांतिनाथ जी का संबंध रहा है हिरण से। डी को मिलाइए 4 से। इस प्रकार देख सकते हैं कि 1 का 3 से किसमें? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 ही एक ही है जिसमें 1 का 3 से हो रहा है, बाकी किसी में है ही नहीं 1 का 3 से। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। पार्श्वनाथ जी का संबंध रहा है सर्प से, आदिनाथ जी का वृषभ से, महावीर स्वामी का सिंह से और शांतिनाथ जी का हिरण से। समझ में आ गया प्रश्न अच्छी तरह से? इस टाइप के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं आरएस परीक्षा में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11, जोधपुर नरेश मान सिंह की रानी भटियाणी प्रताप कुंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यत्र बनवाया क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था और उसने उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में कराई। उस मंदिर का नाम क्या है? तो उस मंदिर का नाम है तीजा मांझी का मंदिर। ऑप्शन नंबर 4 तीजा मांझी का मंदिर। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप वीडियो रोककर अच्छी तरह से प्रश्न पढ़ें, उसके बाद उत्तर देने की कोशिश करें, उसके बाद फाइनल उत्तर का अध्ययन करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई? मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई? तो इस
प्रश्न का आंसर होगा परखम, ऑप्शन नंबर 4। ये परखम से प्राप्त हुई। मौर्यकालीन मूर्ति मणिभद्र की जो प्राप्त हुई है परखम से प्राप्त हुई। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कलकत्ता बरुआ नामक एक कन्या ने कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। ये घटना किस स्थान की है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। यह घटना किस स्थान की है? इस प्रश्न का आंसर होगा गोहपुर, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कनकलता बरुआ नामक कन्या ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पुलिस की गोली खाई, गोहपुर स्थान पर। फिर है प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक साइड में पुस्तकें लिखी गई है और उनके सामने लेखक का नाम लिखा गया है। एक साइड में पुस्तकें हैं और उनके सामने लेखक का नाम लिखा गया है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? जो पुस्तक है उसका लेखक है वह नहीं है, ये अपने को पता लगाना है। तो अपन नीचे से देखते हैं। भाषा भूषण के लेखक है महाराजा जसवंत सिंह, सही है ये। रणमल छंद के लेखक है श्रीधर व्यास, ये भी सही है। नाग दमन के लेखक है सयाजी झूला, ये भी सही है। नेह तरंग के लेखक है स्वाई प्रताप सिंह जी, नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये मिलान नहीं खा रहा है, ए में नेह तरंग के लेखक स्वाई प्रताप सिंह जी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वापस मिलान करने वाला प्रश्न पूछ लिया गया है। प्रश्न नंबर 15 उसी टाइप का है, मिलान करने वाला। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है अपने को। सूची 1 में और सूची 2 में फसलों के नाम है। सूची 1 में पुराने समय में, आदि मानव के समय में, जो अपनी सभ्यताकालीन संस्कृति है उस समय में फसलों के नाम लिखे गए हैं। सूची 2 में वर्तमान में जो उन फसलों के नाम है वह लिखे गए हैं। तो प्रश्न 15 का आप आंसर मिलान करके निकालेंगे कि किस प्रकार ये मिलान होगा। आप देख सकते हैं विरिही, ए में विरिही लिखा हुआ है। इसको वर्तमान में क्या कहा जाता है? इसको वर्तमान में कहा जाता है चावल। बी में लिखा हुआ है मुदक, बी में लिखा हुआ है मुदक, इसको वर्तमान में कहा जाता है मूंग। सी में लिखा है यव, सी में लिखा है यव, इसको वर्तमान में कहा जाता है जौ। और डी में लिखा है इक्षु, इसको वर्तमान में कहा जाता है गन्ना। डी में लिखा हुआ है इक्षु, इसको वर्तमान में गन्ना। ये तो सबको पता ही हो, इक्षु शर्करा सुनी होगी आपने। तो आपको सिर्फ इनमें से मेरे हिसाब से सिर्फ इक्षु वाला पता होगा, बाकी तो या यव के बारे में भी सुना होगा, यव को जो कहा जाता है। तो इस प्रकार से मिलान करने के बाद आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। देख सकते हैं आप, ए में विरी को इसमें चावल से मिलाया हुआ है, मुदक को मूंग से मिलाया हुआ है, यव को जौ से मिलाया हुआ है और इक्षु डी को एक से गन्ना से मिलाया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा 15 नंबर क्वेश्चन का। इस टाइप के प्रश्न करने का यही तरीका है। आप इन्हें अच्छी तरह से समझें, उनके बाद ऑप्शन से ऑप्शन काटने का प्रयास करें और उसके बाद इसका फाइनल आंसर करें। जल्दबाजी नहीं करें ऐसे प्रश्नों में करने की। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 अच्छा प्रश्न है। बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? जो बयाना दुर्ग में वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ बनाया हुआ है वह किस काल का माना जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, गुप्त काल का। बयाना दुर्ग में जो वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ बना हुआ है वह गुप्त काल का माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में आर्य सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है। आर्य सभ्यता के बारे में
इसमें 4 कथन दिए गए हैं ABCD, और इन कथनों के आधार पर अपने को पता करना है कि सही कौन सा है। इनमें ऑप्शन उसी प्रकार से बनाए हुए हैं कि ABC सही है या AB सही है या CD सही है, ये अपने को पता करना है। तो सबसे पहले आर्य सभ्यता के बारे में आपने चित्र पढ़ा है, तो इन कथनों को पढ़कर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहला है, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। बिल्कुल, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। नहीं, ये गलत है। ये लोग चावल से परिचित थे। ये लोग चावल से परिचित थे, तो ये गलत हो गया। फिर धातु का काम आदिवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। बिल्कुल सही है। यहाँ से काले लाल रंग मध्य बाण मिले हैं, जिन पर सामान्य सफेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है। ये भी सही है। तो इसमें बी वाला सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। ACD ये सही है और बी वाला गलत है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। नहीं, ये लोग चावल से परिचित थे। इसमें ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। तो आपको पता चल गया होगा इस प्रकार के प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको किस प्रकार से किया जाता है। जो कथन दिए उनको अच्छी तरह से पढ़ना होता है, फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसका आंसर देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेटियार, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कहां और कब की गई। इस प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़िए। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेटियार, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर और पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कहां और कब की गई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कराईकुड़ी 1953 में। कराईकुड़ी 1953 में सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। 1953 में कराईकुड़ी, ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, यह राजस्थान की कला संस्कृति के टॉपिक आभूषण से पूछा गया है। टोंटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है। टोंटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है। तो आपने अपनी दादियों की या नानियों के कानों में देखा होगा, जो टोंटी गोल गोल टाइप में एक आभूषण होता है सोने का बना हुआ, उसे टोंटी बोला जाता है। टोंटी ये कान में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये कान में पहना जाता है टोंटी आभूषण। नेक्स्ट प्रश्न, फिर वही सुमेलित करने वाला प्रश्न पूछ लिया इन्होंने। इस बार युद्ध से संबंधित है। सूची 1 में युद्ध का नाम है और सूची 2 में सन लिखी हुई है कि कौन सा युद्ध कौन सी सन में हुआ। तो इसमें देख सकते हैं आप कि गागरोन का युद्ध कब हुआ था। गागरोन का युद्ध हुआ था 1500, गागरोन का युद्ध 1541-42 में हुआ है। नहीं सॉरी दोस्तों, इसका आंसर होगा गागरोन का युद्ध हुआ था 1519 में। गागरोन का युद्ध 1519 में, मिलान करना था अपने को। गागरोन का युद्ध 1519 में हुआ था। फिर है सारंगपुर का युद्ध हुआ था। सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में। ठीक है। फिर है सुमेल का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में हुआ। फिर है साहेबा का युद्ध, ये 1541-42 में हुआ था। तो इस प्रकार आप मिलान करने के बाद ऑप्शन में देखिए कि एक को 1 में किस में मिलाया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में, और फिर बी को 3 से मिलाया ऑप्शन नंबर 2 में, और सी को 3 से मिलाया ऑप्शन नंबर 2 में, और डी को 4 से मिलाया हुआ ऑप्शन नंबर डी। ये 2 ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। गागरोन का युद्ध 1519 में, सारंगपुर का युद्ध 1437 में, गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में, और साहेबा का युद्ध 1541-42 में। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस टाइप के प्रश्न पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनको करने का तरीका यही है, पहले आप मिलाइए फिर ऑप्शन को चुनिए। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में कहाँ वैदिक मंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया था। राजस्थान में कहाँ वैदिक मंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 21 है, राजस्थान में कहाँ वैदिक मंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, अजमेर में। अजमेर में वैदिक मंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया था, अजमेर में। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, फिर वापस मिलान करने वाला प्रश्न आ गया है। सूची 1 में लोकवाद्य यंत्र है और सूची 2 में उनके प्रख्यात कलाकारों का नाम लिखा हुआ है।
सूची 1 में वाद्य यंत्र है और सूची 2 में प्रख्यात कलाकारों के नाम है। तो भपंक, जो भपंक है वह उसके कलाकार है जहूर खां। भपंक के कलाकार है जहूर खां। एक को मिलाओ 2 से। फिर है नड़, नड़ के कलाकार है कर्णा भील। फिर है अलगोजा, अलगोजा के कलाकार है रामनाथ चौधरी। और फिर है खड़ताल, खड़ताल के कलाकार है संदीक खां, संदीक खां। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ऑप्शन कौन सा मैच खा रहा है। ऑप्शन नंबर 1, ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 1 का मिलान किया हुआ है। तो इस टाइप के प्रश्न आपका गहन अध्ययन किया हुआ है तभी कर सकते हैं। अच्छा प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें आपको कुछ कथन दिए गए हैं, उन कथनों को पढ़कर कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। इसमें 3 कथन दिए गए हैं, फिर नीचे कूट लिखे गए कि कौन से कथन इनमें सही है, कौन से कथन इनमें सही है। तो कथन 1 है, विजयनगर के शासक कृष्ण देव राय ने अमुक्त्यामाल्यद ग्रंथ की रचना की। बिल्कुल सही है। विजयनगर के शासक हुए थे कृष्ण देव राय और उन्होंने ग्रंथ लिखा था अमुक्त्यामाल्यद, ये सही है कथन 1। फिर कथन 2 है, कृष्ण देव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। कृष्ण देव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल सही है, कथन 2 भी सही है। कथन 3 है, उनके दरबार को अलसानी पेडना नामक राजकवि सुशोभित करता था जो संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। नहीं, ऑप्शन नंबर ये कथन 3 सही नहीं है, ये कथन सही नहीं है। ये कथन सही है, ये कथन भी सही है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी कहाँ अवस्थित है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है। तो बीकानेर में है ये। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, समाचार पत्र मजहरुल सरूर कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ। 25 नंबर प्रश्न है, समाचार पत्र मजहरुल सरूर कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ। तो इसका संबंध भरतपुर से है। 1849 में ये प्रकाशित हुआ भरतपुर से। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न है। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम है। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम क्या है। तो इसमें सही क्रम इस प्रकार से पूछा गया है कि सन के अनुसार कौन पहले बना, दिनांक तारीख के अनुसार, उनके बाद कौन बने और उनके बाद कौन भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति बने। तो प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, HL दत्तू, उनके बाद TS ठाकुर, उनके बाद जगदीश सिंह खेर, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश इस प्रकार क्रम में बने। प्रश्न नंबर 27, 4 कथन दिए गए हैं और पता करना है कि इस प्रश्न से संबंधित कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 27 से राज्य व्यवस्था से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27 से राज्य विधान परिषद के उत्साधन, जो राज्य की विधानसभा होती है उसमें 2 सदन होते हैं कई राज्यों में, विधानसभा और विधान परिषद। राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 4 कथन दिए गए हैं। राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका ऑप्शन होगा कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही है, सही के बारे में पूछा गया है, कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। कैसे होगा, केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता कि वह संसद के विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे, ये कोई बाध्यता नहीं है। बाकी 169 में क्या लिखा हुआ है, राज्यपाल पर बाध्यता अधिरोपित करता हुए कि संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करे। बिल्कुल, राज्यपाल पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता हुए संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करे।
केंद्र सरकार पर बाध्यता आरोपित करता है कि वह संसद विधि निर्माण हेतु कार्रवाई करे। तो क्वेश्चन नंबर 27 थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। ये इसमें आंसर की के आधार पर क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर 2 नंबर को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर 2, ऑप्शन नंबर 2 को माना गया है। केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्रवाई करे। क्वेश्चन नंबर 28, ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन था 27। इस टाइप के क्वेश्चन अगर नहीं आ रहे तो ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में समय खराब करने के लिए डाले जाते हैं, अगर कन्फ्यूजन किए जाते हैं। आपको आ रहा है तो तुरंत कर लेना चाहिए, बाकी लास्ट में इनको वापस देखना चाहिए पेपर करने। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नांकित में से कौन से विभाग के प्राकलन समिति के नियंत्रणाधीन नहीं है। जो प्राकलन समिति विधानसभा में कार्य संचालन और नियमों के अनुसार बनाई गई है, उनमें से कौन सा विभाग इस प्राकलन समिति के नियंत्रणाधीन नहीं आता, तो वह गृह विभाग नहीं आता। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। गृह विभाग नहीं आता, बाकी सार्वजनिक निर्माण विभाग आता है, शिक्षा विभाग आता है और वित्त विभाग आता है। इसमें गृह विभाग नहीं आता है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा क्वेश्चन नंबर 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो यह करता है राज्यपाल के समक्ष। ये सीधा प्रश्न था, लगभग सभी को आता होगा। आरपीएससी अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के अनुसार राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 8 व्यक्तियों का नाम निर्दिष्ट किया जा सकता है राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में। ऑप्शन नंबर 3 प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में कौन सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में कौन सम्मिलित नहीं है, तो विभाग एवं अभिकरण द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विवरण ये सम्मिलित है। सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों को प्रचारित करना ये भी सम्मिलित है। किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा ये भी सम्मिलित है। और ऑप्शन नंबर 4 है, अभिकरण के कार्य का निरीक्षण का प्रावधान नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4, अभिकरण के कार्यों का निरीक्षण का प्रावधान सम्मिलित नहीं है। 31 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापना निम्नांकित में से किस वर्ष की गई थी। राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापना निम्नांकित में से किस वर्ष की गई थी, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 2009 में। 2009 में पहली बार आरएएस को आईएएस के रूप में प्रमोशन दिया गया, यानी कि जिला कलेक्टर पोस्ट के रूप में पदस्थापित किया गया। प्रश्न नंबर 32 का आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे। ये गहरा प्रश्न है, जिसने अच्छी तरह से पढ़ाई की है राजनीतिक विज्ञान विषय की, भारतीय संविधान की, वही इस प्रश्न को कर सकता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे। तो इसमें नहीं के बारे में पूछा गया है, तो इसमें हरिदेव जोशी भी लोकसभा के सदस्य नहीं रहे। फिर है भैरों सिंह शेखावत, ये भी लोकसभा के सदस्य नहीं रहे। फिर है टीकाराम पालीवाल जी,
ये लोकसभा के सदस्य रहे थे। और बरकतुल्ला खान ये भी नहीं रहे। तो ए बी डी नहीं रहे, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, निम्नांकित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अधिकृत है? प्रश्न नंबर 34 अच्छा प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में आने लायक प्रश्न है। प्रश्न नंबर 34, निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अधिकृत है? जो राज्य मानव अधिकार आयोग बनाया गया है उसमें से इनमें से कौन नियुक्ति हेतु अधिकृत है? तो हम सब ने पढ़ा है अच्छी तरह से कि राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर 2। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनने हेतु पात्र है। जो सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वह राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्ति हेतु अधिकृत है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित करें? ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया है। प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, धारा 89, धारा 89 को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया है। प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर होगा 89 ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 36 है, कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है, अपने को पता करना है कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कथन और कारण है। कथन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल वह की वैधता सुनिश्चित करना अपितु औचित्य भी है कि वह कैसे हुआ, क्या इसकी वैधता से हुआ है, क्या इसका औचित्य रहा है। और फिर कारण लिखा हुआ है, उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानून को बनाए रखना है। तो इस कथन और कारण दोनों ही सही है। तो प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कथन ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। इस प्रश्न को फिर से पढ़िए। कथन ए है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल वह की वैधता सुनिश्चित करना अपितु औचित्य भी है, उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानून को बनाए रखना। तो कथन ए सही है, उसका कारण भी सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इस प्रश्न का। इस प्रश्न का करने का यह तरीका, इस टाइप के प्रश्न आते हैं परीक्षा में 2-3। प्रश्न नंबर 37, फिर वापस सूची मिलान वाला प्रश्न आ गया आपके सामने। संविधान सभा समिति बनाई हुई है सूची 1 में, और सूची 2 में उनके अध्यक्ष का नाम लिखा हुआ है। यह प्रश्न आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था। इसका आंसर मैच नहीं खाने के कारण प्रश्न नंबर 37 और प्रश्न नंबर 38 को डिलीट कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं संविधान सभा समिति और उनके अध्यक्ष, और प्रश्न नंबर 38 में राजस्थान के लोकायुक्त से संबंधित कथन दिए गए हैं। तो प्रश्न नंबर 37 और 38 को आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था, सही आंसर मैच नहीं खाने से, एक से अधिक आंसर होने के कारण। प्रश्न नंबर है 39। प्रश्न नंबर है 39, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नांकित में से किसकी राय लेगा? यह अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नांकित में से किसकी राय लेगा? तो ये राय लेगा निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, निर्वाचन आयोग से राय लेगा राष्ट्रपति जी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर 3, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया गया? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा
ऑप्शन नंबर 3 99वां संविधान संशोधन अधिनियम को। नेक्स्ट प्रश्न, उस समय क्या करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 41, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य 41 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की कौन सी विशेषता गलत है। इसमें चारों ऑप्शन में एक एक विशेषता लिखी गई है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो राजस्थान में संचालित है, ये राजस्थान गवर्नमेंट ने सबसे अच्छा काम किया है, आम नागरिक को स्वास्थ्य बीमा योजना दी है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। उससे संबंधित उस समय के जो 2021 में पेपर हुआ, उस समय से जो इस योजना की विशेषता है वो इन ऑप्शन में लिखी गई है। अपने को पता करना है कि कौन सी विशेषता गलत है। तो आरपीएससी ने इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 2 माना है। ऑप्शन नंबर 2 माना है। मरीज जिस बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होता है उसके 5 दिन पहले और डिस्चार्ज के 10 दिन बाद तक अस्पताल में की गई जांचों, दवाइयों और परामर्श शुल्क का वे पैकेज राशि में सम्मिलित है। नहीं, 5 दिन पहले और डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक अस्पताल में की गई जांचों, दवाइयों एवं परामर्श शुल्क का वे पैकेज राशि में सम्मिलित किया गया है। तो 10 की जगह 15 होता तो ये सही होता, वरना ये गलत है। इस प्रश्न का आंसर आरपीसी ने ऑप्शन नंबर 2 माना है। क्यों माना है मैंने आपको बता दिया। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। योजना के अंतर्गत विभिन्न बीमारियों के 1576 प्रकार के पैकेजेस और प्रोसीजर्स उपलब्ध है। वर्तमान में यह संख्या बढ़ गई है। इसकी शुरुआत 1 मई 2021 को हुई थी, ये आपको पता रखना ही है। इस योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारी हेतु 4.5 लाख की राशि का बीमा कवर प्रतिवर्ष प्रति परिवार दे। वर्तमान में ये राशि 25 लाख कर दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये उस समय का करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 42, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान निर्वाचन आयोग से संबंधित कथन दिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन दिसंबर 1994 में हुआ। इसका एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। तो इस आरपीएससी ने इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 2 माना है। केवल कथन 2 सही है। इसका एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 43, राजस्थान सरकार द्वारा अभी हाल ही में घोषित उड़ान योजना की गलत विशेषता चिन्हित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 है, उस समय का करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। राजस्थान सरकार द्वारा अभी हाल ही में घोषित उड़ान योजना की गलत विशेषता का चिन्हित कीजिए। तो ये प्रश्न आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था। इसमें एक से अधिक ऑप्शन बन रहे थे, ये थोड़ा सेट नहीं हो रहा था, इस वजह से इस प्रश्न को आरपीएससी ने, प्रश्न नंबर 43 को आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था। प्रश्न नंबर 44, विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य मुकदमा संबंधित है। प्रश्न नंबर 44 अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 44, इसका राइट आंसर आरपीएससी ने ऑप्शन नंबर 4 माना है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित ये मुकदमा था। विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य मुकदमा था कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 45, गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। गुरुमुख निहाल सिंह जी को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 25 अक्टूबर 1956 को इन्होंने राजस्थान का प्रथम राज्यपाल राष्ट्रपति ने गुरुमुख निहाल सिंह जी को 25 अक्टूबर 1956 को किया था, लेकिन 2 नवंबर 1956 को इन्होंने कार्य ग्रहण किया था। या 1 नवंबर राजस्थान का जो नया गठन हुआ, पुनर्गठन, उसके अनुसार राज्यपाल का पद बनाया गया था, लेकिन इसकी जो स्वीकृति है राष्ट्रपति जी ने 25 अक्टूबर 1956 को दे दी थी। तो प्रश्न नंबर 45 का आंसर माना आरपीसी ने ऑप्शन नंबर 2, 25 अक्टूबर 1956 को। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, संविधान के मूल कृत्यों को किसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया है। संविधान में मूल कृत्यों को किसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया है। प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर 1। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कृत्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया। अच्छा प्रश्न है, रिपीट होने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे। प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर होगा जस्टिस फारूक हसन
47 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जस्टिस फारूक हसन, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे और राजस्थान राज्य में राज्य मंत्री के पद पर भी आसीन रहे, जस्टिस फारूक हसन। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 48 भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सम्मिलित युग्म पहचानिए। कौन से अनुच्छेद में कौन सा युग्म सही लिखा हुआ है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4, 48 में ऑप्शन नंबर 4 आरपीसी ने सही माना है। पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो, यह अनुच्छेद 39 में लिखा हुआ है नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। समान स्त्री और पुरुषों को दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39 में। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है? इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिसके लिए राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है। ये अच्छा प्रश्न है, काफ़ी डीप प्रश्न है। जिसने अच्छी तरह से संविधान का अध्ययन किया है वही इस प्रश्न का आंसर दे सकता है। फिर से पढ़िए प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है, सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्य हैं, उनमें 4 उद्देश्य लिखे गए, इनमें से कौन सा एक उद्देश्य सही नहीं है ये अपने को इस प्रश्न में पता करना है। तो आरपीएससी ने इस प्रश्न का आंसर माना है ऑप्शन नंबर 3, समाज की महिलाओं कमजोर तबकों को सशक्त करने के लिए काम करना। यह सूचना के अधिकार अधिनियम का उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य है सरकार के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ाना, हमारे लोकतंत्र को ऐसा बनाना ताकि वह वास्तव में लोगों के लिए काम करे और नागरिकों को सशक्त बनाना सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्य है। महिला और कमजोर तबकों को सशक्त करने का काम यह अधिकार अधिनियम नहीं करता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो ये RS 2021 से संबंधित तो पहले के 50 प्रश्नों को हमने देखा है। अगले 50 प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए हमसे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए हमारे दोस्तों के साथ। इस प्रकार और भी हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे। धन्यवाद।